फ्रेंड्स, मैं निदा आपका ज्ञान मंत्रा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ईरानी एवं यूनानी आक्रमण जो आपके मौर्य काल से पहले हुए थे। ईरानी एवं यूनानी आक्रमण से के बारे में जानने से पहले यहाँ हम एक भारत का नक्शा बना लेते हैं, जिससे हमें समझ हमारी जल्दी बढ़ेगी और हमें समझ में आएगा कि ईरानी एवं यूनानी आक्रमण जो है उत्तर पश्चिम इलाके से ही क्यों होते थे। एक रफ सा हमने आपका भारत का नक्शा बना दिया है, तो हमें यहाँ मालूम है कि यहाँ पूरी जल से भरा हुआ है और यहाँ आपका हिमालय है। और जब हमने आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ा था तो हमें ये मालूम है कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो आपके बिहार में हुआ था। ठीक है, यह आपका उत्तर पश्चिम इलाका है। कौन सा इलाका है? उत्तर पश्चिम इलाका है। जितने भी आपके विदेशी आक्रमण हुए और आपके मुगल आक्रमण हुए वो सारे उत्तर पश्चिम इलाके से हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हिमालय था जो एक सिपाही की तरह खड़ा हुआ था। उस समय किसी के भी सेना में वो ताकत नहीं थी कि हिमालय को पार करके भारत का आक्रमण करे, तो यहाँ से आक्रमण होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ से चारों तरफ जल से घिरा हुआ था और उस समय किसी की भी जल सेना इतनी मजबूत नहीं थी कि जल को पार करके भारत पर आक्रमण पड़े। एक यही इलाका बचता है उत्तर पश्चिम इलाका, जहाँ से भारत पर आक्रमण हुए। और हमने ये जाना उत्तर वैदिक काल के बाद आपके जो 16 महाजनपद बन गए, छोटे छोटे जनपद बने 16, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में आया। तो सबसे पहले जो आपका ईरानी आक्रमण था तो वो किस आपके वंश ने किया था? ईरानी आक्रमण सबसे पहले आपके हकमनी वंश ने किया था। ईरानी आक्रमण आपका सबसे पहले हकमनी वंश ने किया। देखिए, अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा कि उत्तर पश्चिम इलाके से सारे आक्रमण भारत पे हुए और पहला आक्रमण जो ईरान से हुआ वो आपका कौन सा वंश था? हकमनी वंश था। पहला असफल आक्रमण, मेरी बातों पे जरा यहाँ और करेंगे। असफल आक्रमण, पहला असफल आक्रमण आपका साइरस द्वितीय ने किया था। पहला असफल आक्रमण आपका साइरस द्वितीय ने किया था, जो आपका 558 बीसी से लेकर 529 बीसी तक उसका शासनकाल रहा। और पहला सफल आक्रमण आपका जो है डेरियस प्रथम ने किया था। डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में किया था। अब आप ये देखिए 528 से 529 बीसी तक साइरस प्रथम का आपका शासनकाल था और उसने आक्रमण किया, पर वो अपने आक्रमण में सफल नहीं हो पाया, इसलिए हम उसके आक्रमण को असफल आक्रमण पढ़ते हैं। सफल आक्रमण जिसने किया आपका ईरानी शासन, वो आपका डेरियस प्रथम था, जिसने सफल आक्रमण किया आपका 516 बीसी में। 516 बीसी में उसने गंधार प्रदेश को जीता। गंधार प्रदेश को जीत के उसने उसको 20 प्रांतों में विभाजित किया। कितने प्रांतों में विभाजित किया? आपके 20 प्रांतों में विभाजित किया गंधार प्रदेश को जीत के, जिसमें उसने आपके ईरानी मुद्राओं में देखने को मिलता है कि उसे 360 टैलेंट सोने का फायदा हुआ। 360 टैलेंट सोने का फायदा हुआ। यहाँ मैं लिख देती हूँ। ये वंश तो हमने पढ़ लिया, हकमनी वंश। असफल आक्रमण जिसने किया था प्रथम, वो था आपका साइरस द्वितीय। ठीक है, सफल आक्रमण दो था आपका जो है डेरियस प्रथम।
जिसने गंधार को जीता और गंधार को जीतकर आपका 20 प्रांतों में विभाजित किया और 360 टैलेंट मुद्रा का उसको सोने का बेसिकली मुद्रा उस टाइम सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, सोने का लाभ मिला। तो हमने यहाँ ईरानी आक्रमण की एक अपनी समझ को विकसित किया कि पहले किस वंश ने किया, पहला असफल आक्रमण किसने किया, पहला सफल आक्रमण किसने किया और उसने किस इलाके पे आपकी विजय प्राप्त की और क्या क्या उसको फायदा प्राप्त हुआ भारत से आक्रमण में। अब हम यहाँ देखेंगे जब ईरानियों ने आक्रमण किया भारत पर तो भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। जाहिर सी बात है जब ईरानी भारत में प्रवेश करते हैं तो वो अपनी संस्कृति की भी छाप यहाँ छोड़ेंगे। तो एक तो प्रभाव में हम देखेंगे कि खरोष्टी लिपि का आपका उदय हुआ, जो ईरानी लिपि आपकी अरमाइक से बनी है, यानी कि खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ जो अरमाइक लिपि से विकसित हुई है, अरमाइक आपकी ईरानी लिपि थी और खरोष्टी लिपि अरमाइक लिपि से विकसित हुई, इसका जन्म हुआ। जिससे पहले भारत में सिर्फ ब्राह्मण लिपि के बारे में लोग जानते थे। खरोष्टी लिपि जब हम अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अशोक के शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, और दूसरा प्रभाव ये हुआ कि आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। तो दो बड़े बड़े प्रभावों को हमने यहाँ समझा कि आर्थिक संबंधों का विकास हुआ, ईरान से भारत और भारत से ईरान में व्यापार होने की प्रथा ने जन्म लिया। अब हमने यहाँ आपके ईरानी आक्रमणों के बारे में जाना और उसके प्रभाव के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। आशा है कि आपको ईरानी आक्रमण की बेसिक समझ हो गई होगी कि कहाँ से ईरानियों ने आक्रमण किया भारत पर और उसका क्या कारण था। अब हम यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी आक्रमण पढ़ने से पहले एक कहानी के रूप में पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक फिलिप नामक व्यक्ति था जो सिकंदर का पिता था। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि सिकंदर कौन था, यूनानी था, ईरानी था, क्या था, अफगानी था। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि सिकंदर एक यूनानी ही व्यक्ति था। तो जो है पहले हम भारत का नक्शा बना लेते हैं। रफ सा नक्शा बनाया है ताकि इसके आक्रमणों के बारे में जान ले कि कहाँ उसने पहले आक्रमण किया था, कैसे किया था। ठीक है, यहाँ बिहार में आपका मगध था। तो सारे आक्रमण तो उत्तर पश्चिम से ही हुए। तो जो फिलिप नामक व्यक्ति था वो सिकंदर का पिता था। वो 359 BC में मकदूनिया का 359 BC में मकदूनिया का आपका शासक बना और 329 BC में
केवल 20 वर्ष की उम्र में के 359 बीसी में आपका फिलिप शासक बना मकदूनिया का। 329 बीसी में आपका सिकंदर शासक बना मकदूनिया का, जिस वक्त उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी। सिकंदर का जो गुरु था वो आपका अरस्तु था, और सिकंदर के मन में शासक बनने के बाद एक भावना का उद्गार हुआ। उसने सोचा कि मुझे विश्व विजेता बनना है। अब जब उसके मन में विश्व विजेता बनने की बात आई तो उसने पहला आक्रमण अपना भारत पे करने का विचार बनाया कि पहले मैं भारत को विजयी करूंगा और धीरे धीरे पूरे विश्व का विजेता बनूंगा। तो 329 बीसी में उसने गद्दी संभाली और 327 बीसी में उसने भारत की तरफ कूच करना शुरू किया, और 326 बीसी में वो भारत पहुंच जाता है। और यहाँ से उसका सामना होता है तक्षशिला के राजा अंबी से। किससे होता है? तक्षशिला के राजा अंबी से उसका सामना होता है। और जब अंबी इतनी विशाल सेना देखता है, सिकंदर के बारे में जानता है कि सिकंदर कितना बहादुर है और उसकी इतनी बड़ी विशाल सेना है, तो अंबी आत्मसमर्पण करता है। युद्ध करने के बजाय वो ये सोचता है कि आत्मसमर्पण करा जाए और सिकंदर का सहयोग दिया जाए। तो वो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है तक्षशिला का राजा अंबी, और सिकंदर से ये प्रॉमिस करता है कि हम आगे आपका सहयोग करेंगे। अब सिकंदर आगे, यहाँ तक्षशिला पे वो आ गया, अब आगे बढ़ना शुरू करता है सिकंदर की सेना। और सिकंदर यहाँ उसका सामना पंजाब के पोरस से होता है, पंजाब के राजा पोरस से होता है। पोरस जो है सिकंदर से युद्ध करने की रणनीति बनाता है। पोरस सिकंदर से युद्ध करने की रणनीति बनाता है, आत्मसमर्पण नहीं करता। तो जब पंजाब जो था वो झेलम और चेनाब के तट पर था, झेलम और चेनाब के तट पर था, दो नदियां थी, झेलम और चेनाब। आपका पंजाब झेलम और चेनाब के तट पर था। जब सिकंदर पोरस पंजाब के नज़दीक आता है तो पोरस या पोरू युद्ध होता है सिकंदर और पोरस के बीच में, जिसमें पोरस को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। पोरस आपका पराजित हो जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस युद्ध को आपको झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि झेलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो यहाँ हमें अपने दिमाग में भारत का नक्शा रखना है और पंजाब को सोचना है कि पंजाब कहाँ है। झेलम और चेनाब नदी के तट पर आपका पंजाब है। और जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध सिकंदर का भारत में पोरस से हुआ था और वो झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसलिए झेलम का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, हम जो ऑप्शन मारेंगे वो सिकंदर और आपके पोरस पे मारेंगे। और इसको अब इस युद्ध को एक नाम और दिया जाता है, हेड्स नाम दिया जाता है, क्योंकि झेलम नदी को हेड्स नदी नाम से भी आपके यूनान में जाना जाता है। तो हेड्स नाम आपका जो पंजाब यूनान में झेलम नदी को जाना जाता है, इसलिए इसको एक हेड्स युद्ध और झेलम युद्ध के नाम से जानते हैं। अब आपका पोरस पराजित तो हो गया, पर सिकंदर उसकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उस सिकंदर ने आधा साम्राज्य ऐसे ही पोरस को दान में दे दिया। अब सिकंदर की सेना आगे बढ़ना शुरू करती है और वो आती है व्यास नदी के तट पर। यहाँ पर क्या होता है, सिकंदर और यहाँ मगध साम्राज्य सिकंदर की सेना का इंतजार कर रहा है।
अब जब व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना पहुंचती है तो सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। आगे बढ़ने से मना करने के कई कारण हैं। एक कारण ये है कि उन्हें अपने घर परिवार की याद आने लगी थी, सेना काफ़ी थक चुकी थी और वो आराम चाहती थी। एक कारण ये है कि यूनान की जलवायु और भारत की जलवायु में बहुत अंतर था, तो वो लोग यहाँ की जलवायु के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि सिकंदर की सेना ये समझ चुकी थी कि पोरस छोटे से साम्राज्य को जीतने के लिए जब हमें इतना युद्ध करना पड़ा, तो अभी तो हमारा मगध का साम्राज्य जो एक विशाल साम्राज्य है वो हमारा इंतजार कर रहा है, तो बेहतर है कि हम यहाँ से वापसी का रास्ता अपना लें। तो सिकंदर ने बहुत कोशिश की कि उसकी सेना आगे बढ़े, पर सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फिर सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया वापस लौटने के में, एक आपकी थल सेना में और एक आपकी जल सेना में। कुछ जल के जरिए वापस गई और कुछ थल के जरिए वापस गई। जल सेना में आपका सेनापति बनाया आपको निर्याकस को। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जल सेना का सेनापति कौन था? आपका निर्याकस। और थल का नेतृत्व वो खुद अपने हाथों में लेता है और सिकंदर थल सेना का नेतृत्व करते हुए आगे और पीछे की ओर बढ़ने लगता है, वापस अपने देश लौटने लगता है। अब जब यहाँ पे उसने पंजाब में कुछ राज्य जीता था, तो यहाँ अपने सेनापति को वो छोड़ के जाता है, जिस सेनापति का नाम था सैलिकस निकेटर। सैलिकस निकेटर जो पंजाब का जीता हुआ हिस्सा उसको सौंपता है और यहाँ का शासन बनाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का और सैलिकस निकेटर का युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य उसमें विजयी हुए। वो हम मौर्य प्रशासन में पढ़ेंगे, मौर्य काल में पढ़ेंगे। तो वही सैलिकस निकेटर थे जो सिकंदर के सेनापति थे। और बढ़ते उस जब वो वापस लौटने लगता है तो 323 बीसी में आपका सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, जब वो केवल 33 वर्ष की आयु में था। और मृत्यु होती है आपके बेबीकॉन जगह पर। ये 2 प्रश्न आपके कई एग्जाम्स में आते हैं कि किस सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो वो कितने वर्ष का था? 33 वर्ष का था। कब हुई? 323 बीसी में। कहाँ हुई? बेबीकॉन नाम की जगह पर उसकी मृत्यु हुई। जब यहाँ पर जब उसने, यहाँ मैं लिख देती हूँ, मृत्यु हुई सिकंदर की 33 वर्ष में और बेबीकॉन जगह पर। जब उसने पंजाब का साम्राज्य जीता था झेलम के तट पर, तो उसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बाउक फेला। प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बाउक फेला। उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रिय घोड़ा बाउक फेला प्रिय घोड़ा था आपका बाउक केफला आपका प्रिय घोड़ा था जिसकी मृत्यु हो जाती है। और बाउक केफला के नाम पर वो झेलम के तट पर एक नगर भी बसाता है। ठीक है, नगर भी बसाया इसी नाम से झेलम के तट पर। एक और नगर बसाया जो है जिसका नाम है निकैया। भारत में उसने 2 नगर बसाए, एक आपका निकैया, एक आपका बाउ केफला, जो आपके प्रिय घोड़े भी ही था। तो 2 नगरों का विकास किया सिकंदर ने भारत में, एक निकैया और एक बाउ केफला। और यहाँ हमने उसकी मृत्यु भी देखी, उसके आक्रमण भी देखे, उसके जो नगर बसाए थे वो भी देखे। और अब हम देखेंगे कि आपका यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत पर कई प्रभाव पड़े। एक तो गंधार के किले का निर्माण हुआ
जो भी यूनानी प्रभावों में हम देखते हैं। गांधार के किले का निर्माण हुआ और जो जितने भी अशोक के स्तंभ हैं उसमें आपका यूनानी कला का देखने को मिलती है, क्योंकि स्तंभ में कुछ अपोलो देवता की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यूनानी कला का प्रभाव है। तो एक तो आपका गंधार कला का निर्माण हुआ आपका यूनानी ही से, और आपका स्तंभों में भी यूनानी कला को देखने को मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि मगध का साम्राज्य ये पूर्ण तरीके से समझ चुका था कि पूरे भारत पर अगर अपना साम्राज्य बनाए रखना है तो उत्तर पश्चिम इलाके में एक मजबूत दीवार खड़ी करनी पड़ेगी कि कोई भी बाहरी आक्रमण यहाँ से ना हो पाए। तो यहाँ जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यहाँ की अराजकता को बंद करने के लिए कितने मजबूत निर्णय लिए गए कि उत्तर पश्चिम इलाके से कोई आपका आक्रमण ना हो। पूर्ण रूप से कहें दो लफ्जों में तो भारत का एकीकरण हो गया था। यूनानी आक्रमण की वजह से भारत का एकीकरण हुआ। तो यहाँ आपका ईरानी एवं यूनानी आक्रमण का जो बेसिक समझ थी, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी किसी भी बुक से ईरानी एवं यूनानी आक्रमण को रीड करना है, वीडियो देखनी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। खुद से चैप्टर पढ़िए, उसमें से ऑब्जेक्टिव बनाइए और देखिए पढ़ने में कितना मज़ा आता है। और यहीं हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आगे हम चंद्रगुप्त का मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे और मौर्य काल पढ़ेंगे। आशा है कि आपको इसी तरह मेरे चैनल को प्यार देते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और लाइक करते रहिए। बस मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।